लोग पूछते हैं ताज में इतना क्यों टाइम लगा। It's punctured intermittently with the sound of explosions. सर ऐसी सिचुएशन में जब सामने से गोलियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो फियर ऑफ डेथ। इंडियन आर्मी में यू गो थ्रू बैटल नंबर ऑफ टाइम, एक स्टेज आती है यू स्टॉप फियरिंग डेथ। हमारी इंडियन टेरिटरी में 10 टेररिस्ट घुसते हैं, तो क्या ये हमारा कोई सिक्योरिटी का फेलियर था? देखिए जैसे हम अपना घर बनाते हैं, बड़ी मोटी मोटी दीवारें आते हैं, बड़े बड़े गेट लगाते हैं, चूहा फिर भी घुस जाता है। तो सर एनएसजी कमांडोज का और आपकी टीम का बेसिक प्लान क्या था? होम मिनिस्ट्री का मैसेज था कि एनएसजी को मुंबई जाना है और सिचुएशन कंट्रोल करनी है, और वही हमने डिसाइड किया कि ऑपरेशन का नाम क्या है। तो मैंने ये सजेस्ट किया ब्लैक टॉर्नेडो, जाएंगे हम आंधी तूफान की तरह जाएंगे, सब कुछ समेट के ले आएंगे। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में लिपटकर सोने में मिलकर मर जाते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। हेलो हाय व्हाट्सअप, दिस इज़ आरजे गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और जब हम बात करते हैं ना 26/11 की, क्या याद आता है? 2008 का वो साल जब मुंबई में टेरर अटैक होता है, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन तभी एनएसजी कमांडोज ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो करते हैं। और उस ऑपरेशन को जो शख्स लीड कर रहे थे वो आज हमारे साथ वॉक टॉक रेडियो पर हैं, विशिष्ट सेवा मेडल ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले, और इट इज़ अ प्लेजर कि हम आपको आज होस्ट कर पा रहे हैं। सर सबसे पहले आपको फ्लैशबैक में लेके जाने वाला हूँ मैं, 26/11 की वो रात जब न्यूज़ ब्रेक होती है कि अटैक हो चुका है, तब आपके दिमाग में पहला थॉट या पहली फीलिंग क्या थी? जब ये 26/11 का शुरू हुआ, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। उस टाइम मुंबई में पहले ये सोचा गया कि गैंग वॉर है, और जब ये सिचुएशन हाथ से बाहर चली गई तो उस समय होम मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया कि एनएसजी जाएगी। हम मॉनिटर कर रहे थे इसको कंट्रोल रूम में, मैं घर में था, मैं घर में मॉनिटर कर रहा था, और एनएसजी हेडक्वार्टर में हमारे जो स्टाफ था वो मॉनिटर कर रहे थे। तो मेरे घर में था, तो मेरी वाइफ थी, तो मैंने कहा आप दूसरे कमरे में रेस्ट कीजिए, मैं टीवी वॉच करता रहूँगा। मैंने कॉन्टीजेंसी सोच रखा था शायद कहीं सिचुएशन आ जाए, तो मेरे लिए गाड़ी भी नीचे वेट कर रही थी, मेरा बडी भी वेट कर रहा था। जब रात को ये मैसेज आया कि हमें मूव होना है, होम मिनिस्ट्री से मैसेज आया, हमारे डायरेक्टर जनरल ने बात की, तो मैं घर से निकल गया। मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया कि मैं निकल गया हूँ। अच्छा। तो मैंने उनको रेस्ट करने दिया, मैं चुपके से निकल गया रात को मिडनाइट के करीब। और ज़िंदगी में कई बार ऑपरेशन में रहे हैं, गुजरे हैं बड़ी सिचुएशन से। ये पार्ट ऑफ ब्लड समझ लो कि भाई ये पार्ट ऑफ ब्लड है। मैं श्रीलंका में ऑपरेट किया, 2 साल ऑपरेट किया, मैं 2 बार वुंडेड हुआ हूँ श्रीलंका में। मैंने JNK में काफ़ी ऑपरेट किया है। तो एक किस्म से एक रूटीन सेट है कि ऐसे करना है, ऐसे मूवमेंट करना है। तो ज़्यादा सोचने का नहीं है, ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने वाली बात नहीं होती, क्योंकि नेचुरल होता है। और दूसरा, जब हम ऑपरेशन में जाते तो हम फैमिली को नहीं बताते कि भी हम निकल रहे हैं। अच्छा। अनड्यू प्रेशर फैमिली के ऊपर हो जाता है। और जब हम निकले, क्लैरिटी उस टाइम तक पूरी क्लियर नहीं थी, इतना ही था कि भी वहाँ मुंबई में ऑपरेशन है और कमांडोज ने मूव करना है। तो ये सोच के निकला था कि घर से कि मुंबई जाएंगे, ऑपरेशन करके आ जाएंगे। मैंने एक छोटा सा बैकपैक अपने साथ लिया, और मैं कुछ नहीं लिया, सामान नहीं लिया। मेरे को उस समय ये आइडिया नहीं था कि इतना समय लगेगा। समय के भी कई रीज़न होते हैं। तो जब हम पहुँचे, तो एयरपोर्ट पे पहुँचे, तब तक उससे पहले डायरेक्टर जनरल ने भी मुझसे बात की कि होम मिनिस्ट्री चाहते हैं एडिशनल कमांडो ले जाए। तो वो एडिशनल कमांडो ले गए थे। फिर हम एयरपोर्ट पे आए, एयरक्राफ्ट में गए और मुंबई गए। तो पहली बार में ये आया था कि ये भी एक ऑपरेशन है। मैग्नीट्यूड, उतने मैग्नीट्यूड का पता नहीं था कि इतने मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि बड़ी लिमिटेड हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी टीवी न्यूज़ के ऊपर थी। अच्छा। कि भी टीवी के ऊपर क्या है। और होम मिनिस्ट्री का जो मैसेज था कि एनएसजी में को मुंबई जाना है और सिचुएशन कंट्रोल करनी है। और जब हम फिर फ्लाइट में चले, तो उस टाइम कोई कम्युनिकेशन नहीं था। वो जो हमारे 2 आवर्स फ्लाइट के थे, आप 2.5 घंटे मान लो, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, एयर में लैंड करता है, जो 2.5-3 घंटे का था वो टोटल ब्लैकआउट पीरियड था। उस टाइम सिचुएशन काफ़ी डेवलप हो रही थी मुंबई में, और हमारे पास मैप भी नहीं थे, ऑब्वियसली हमारे पास मैप भी नहीं थे। तो हमने आपस में कुछ डिसाइड किया कि भी क्या करना है। हमने फैसला लिया कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, और वही हमने डिसाइड किया कि ऑपरेशन का नाम क्या है। तो मैंने ये सजेस्ट किया ब्लैक टॉर्नेडो, क्योंकि इससे पहले एनएसजी के ऑपरेशन हुए थे, ब्लैक थंडर, अश्वमेध वगैरह, उन सब में ब्लैक वर्ड था, और एनएसजी की यूनिफॉर्म ब्लैक है। और
ब्लैक कैट कमांडो बोला जाता है, तो ब्लैक वर्ड वहाँ से लिया गया। अच्छा। और टॉर्नेडो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि जाएंगे हम आंधी तूफान की तरह जाएंगे, सब कुछ समेट के ले आएंगे, तो इसलिए इसको ब्लैक टॉर्नेडो नाम दिया था। तो 26 तारीख को अटैक होता है, लेकिन ब्लैक कैट कमांडोज की एंट्री होती है 29 तारीख को, 3 दिन बाद। नहीं, 29 को ख़त्म होता है, 29 को ख़त्म होता है, 26 को जब रात को होता है तो हमारा ऑपरेशन 27 मॉर्निंग शुरू होता है, 27 मॉर्निंग शुरू होता 9 o'clock के करीब। लोग हमें पूछते हैं कि इतना समय क्यों लगा। है। उसी सवाल पे मैं आ रहा था। हाँ, समय इसलिए लगता है कि फर्स्टली जब आपने दिल्ली में मूव होना है, गुड़गांव से मानेसर से, ट्रैवलिंग टाइम 1.5 घंटा लगता है कम से कम, और उस टाइम रात को 11 बजे के बाद हाईवे पे राजस्थान की ट्रैफिक, दिल्ली की ट्रैफिक, बहुत ट्रक निकलते हैं। जो टोल बैरियर है उसमें भी स्मॉल एरिया होता है, मूव करने का समय लगता है। जब आप चलते हैं, कमांडो चलते हैं, तो इंग्लिश में वर्ड है लॉक स्टॉक एंड बैरल, मतलब सब लेके चलते हैं, एमुनेशन लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेशल वेपन होते हैं जो एमुनेशन वहाँ नहीं अवेलेबल होगा साइड पे। नंबर 2, हमारा अपना अलग से सर्वेलेंस इक्विपमेंट जाता है। थर्डली, हमारा अपना बॉम्ब डिस्पोजल टीम जाती है, हमारे डॉग्स जाते हैं। तो कितने लोगों की आपकी टीम थी ये? और रफली अबाउट हम 200 के करीब थे। पर उसमें अगर आप देखिए इफेक्टिव कमांडो 200 नहीं होते, क्योंकि उसमें डॉग पार्टी भी है, बॉम्ब डिस्पोजल वाले भी हैं, कम्युनिकेशन वाले भी हैं, तो रफली अबाउट यू कैन से अबाउट 150 और उससे कम मान के चलिए। और फिर जब आप ऑपरेशन में अंदर घुसते हैं तो उतने नहीं जाते, क्योंकि आपने बाहर भी अपना एलिमेंट लगाया होता है कि कोई भागने की कोशिश करे, उसको डिस्ट्रॉय करना, और कोई ऊपर नजर आए कहीं आए तो उसको भी टारगेट करना। तो अंदर एलिमेंट कम पहुंचता है, लेट्स से 60% एलिमेंट एक्चुअल फाइटिंग एलिमेंट निकलता है अंदर। बाकी सपोर्ट में वो भी अंदर होते हैं, जो जैसे आपके बॉम्ब डिस्पोजल वाला आपके साथ अंदर होता है, इंजीनियरिंग सपोर्ट वाला अंदर होता है, कम्युनिकेशन वाला होता है, वो भी वेपन लेके चलते हैं, और जरूरत पड़ने पे वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो रफली अबाउट 60 to 70% ऑपरेशन में डीपली इनसाइड इन्वॉल्व होते हैं, बाकी अबाउट 20% बाहर इन्वॉल्व होते हैं। तो सर, एनएसजी कमांडोज का और आपकी टीम का बेसिक प्लान क्या था? मतलब कैसे होस्टेजेस को इवैक्यूएट करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, कैसे टेररिस्ट को हम, मतलब देखिए, जब हम मुंबई पहुंचे, उतरते वक्त साथ मैं एकदम अपना जो ऑर्डर ग्रुप बोलते हैं या रिकॉनेसेंस ग्रुप बोलते हैं आर्मी में, 5-7 ऑफिसर्स को लेके पुलिस हेडक्वार्टर गया, क्योंकि हम एक एसपी रैंक के ऑफिसर मिस्टर तंबोली आए थे हमें रिसीव करने। तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस हेडक्वार्टर चलेंगे, वहाँ ब्रीफिंग के लिए उतनी देर लोग अनलोड कर लेते हैं सामान। जब पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचे तो वहाँ मिस्टर राकेश मारिया इंचार्ज थे, IPS ऑफिसर, बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं। तो उन्होंने हमें ब्रीफ किया। उस टाइम हमारे सामने मुंबई में बड़ा पैनिक था, फ़ोन कॉल बड़े आ रहे थे, यहाँ कार खड़ी है, पता नहीं कहाँ से आ गई, इसमें बॉम्ब तो नहीं है। 3 आदमी हमने भागते देखे, उनके बैक पे बैकपैक था, शायद वो टेररिस्ट थे। कहीं गाड़ी का मिसफायर हुआ है, मोटरसाइकिल का मिसफायर हो गया, यहाँ बड़ी फायरिंग हो रही है। पर पुलिस वाले बड़े मैच्योर होते हैं, पुलिस वाले, वो फाइनली फ़िल्टर आउट कर पाए कि भाई ये 3 जगह है। तो उन्होंने बताया इन 3 जगह ये सिचुएशन है, ताज में, ओबरॉय में और नारीमन हाउस में। तो हमने कहा कि हम 2 को इमीडिएटली टैकल कर लेंगे, तीसरे को ऑब्जर्वेशन रखेंगे, टास्क टू ट्रूप्स रेशो होनी चाहिए। तो हमने नारीमन हाउस जो ज्यूस सेंटर था, एक छोटी बिल्डिंग थी, 4 महले की थी, तो उसके लिए हमने ऑब्जर्वेशन टीम और स्नाइपर टीम रखी, बाकी उधर चले। प्लान वहाँ जाके बना, क्योंकि प्लान जब आप बिल्डिंग देखोगे, सिचुएशन देखोगे, तब आप प्लान बनाओगे। करेक्ट। तो हम वहाँ गए, वहाँ पुलिस वाले अंदर थे, मार्कोस थे, नेवी के कमांडोज थे। तो हमने सिचुएशन की हालत जानी, और हमने फिर मैप ढूंढने की कोशिश की, हमें ताज का मैप नहीं मिला। पर लकीली वहाँ पुलिस के ताज सिक्योरिटी के मिस्टर सुनील थे, उन्हें पूरी जानकारी थी, उनसे थोड़ी हमने ब्रीफिंग ली। फिर ताज के 2 बिल्डिंग है, एक ताज पैलेस है, एक ताज टावर है। अच्छा। तो ताज टावर नई बिल्डिंग है, पैलेस पुरानी बिल्डिंग है। इससे लास्ट एनकाउंटर जो हुआ, थोड़ी फायरिंग हुई थी पैलेस पे, टावर पे। तो हमने हम टावर की तरफ से निकलते हैं, टावर को टैकल किया। उसमें ये चैलेंज होता है कि आप रूम सर्च करते हो तो आपको देखना है अंदर कौन है। लोग डोर नहीं खोल रहे थे, फियर के वजह कि बाहर टेररिस्ट भी हो सकते हैं, कौन है। हम बोलने की कोशिश करते, आर्मी, कमांडो, पुलिस, NSG, सब कुछ बोल रहे थे। उनको लगता है कि शायद कहीं टेररिस्ट तो नहीं हमको कर रहे। बड़ी मुश्किल से खुलवाते, जब खोलते थे तो हमारे लिए चैलेंज था, टेररिस्ट खोल रहा है, इनोसेंट पर्सन खोल रहा है,
या इनोसेंट पर्सन आ गया उसके पीछे टेररिस्ट है। हम्म, आप हरी करते हो तो आप इनोसेंट को मार देते हो, आप डिले करते हो तो खुद मर जाते हो, और रिएक्शन टाइम बड़ा थोड़ा है। पर कमांडोज ट्रेन होते हैं कि कैसे एंट्री करनी है, क्या है, तो होते हैं, पर इस चीज़ में टाइम लगता है। जब आप कमरे में जाते हो तो बाहर भी आगे कहीं कोई छुपा तो नहीं अंदर, कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं छुपा के रखा कि पहुँचे अंदर धमाका हो जाए। तो हर एक चीज़ बड़े ध्यान से सर्च करनी पड़ेगी, ध्यान से जाना पड़े, वो टाइम लेता है। फिर उसके बाद आप उस फ्लोर को खाली नहीं छोड़ सकते। तो हमने ये प्लानिंग की कि करेंगे तो इस फ्लोर पे कुछ छोड़ेंगे, फिर फ्लोर को सर्च करेंगे फिर करेंगे। जब इसको किया फिर उसके बाद हम इसके लिए निकले ताज पैलेस के लिए। तब तक हमारा कोई एनकाउंटर नहीं हुआ था इनके साथ, अच्छा, मेन बिल्डिंग में नहीं हुआ। तो उनका पहले मार्कोस के टाइम कुछ फायरिंग हुई थी, और उसमें जो उनका एक ऊपर एक क्लब टाइप का है उसमें हम गए, तो उसकी सीढ़ियों से मार्कोस के फायरिंग हुई थी। तो फिर मार्कोस को विड्रॉ कर लिया। तो अंदर काफ़ी गैस भरी हुई थी, टीयर गैस वगैरह पुलिस वालों ने फेंकी होगी, शायद मार्कोस ने भी फेंकी होगी। तो हमारे लिए मूवमेंट थोड़ी मुश्किल थी। हमने रुमाल गीले करके फेस पे लगाए। तो जैसे मैं यहाँ चेयर पे बैठा हूँ, वहाँ भी चेयर पे एक जेंटलमैन बैठे थे। हमने सोचा उसे पूछते, जब हमने उसे हाथ लगाया तो ऐसे लुढ़क गए। फॉरनर थे, गोली लगी थी, वो इंस्टेंटली वहीं चेयर पे डेथ हुई थी। फिर उसके बाद हमने ताज पे सर्च शुरू की। फिर एक जगह वो नीचे थे, हम ऊपर से हमने फायर किया, फिर वो गायब हो गए। आपको इस टाइम पे ये भी आइडिया नहीं होगा कितने लोग हैं वो? हाँ, उस टाइम भी हमें आइडिया नहीं था, पर जब जैसे ऑपरेशन बढ़ता गया तब तक रॉ भी एक्टिव हो चुकी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी एक्टिव हो चुकी थी, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी एक्टिव हो गई थी। बिकॉज इंडिया के साथ सब टच में थे। ये लाइव आ रहा था मीडिया के ऊपर, तो सब लोग मीडिया पे देख रहे थे लाइव। ताज को आग लगी है, सिविलियन मारे गए हैं। ताज आइकॉनिक बिल्डिंग है मुंबई में, जो बाहर से बड़े बड़े टूरिस्ट आते हैं या ऑफिशियल रहते हैं, आमतौर पे ताज में रहते हैं, ओबरॉय में रहते हैं। तो फॉरेन कंट्री वाले वॉच कर रहे थे कि उनके अपने लोग भी उसमें फंसे हुए थे। तो ये मीडिया में बड़ा लाइव आ रहा था उस टाइम कि सारी कंट्रीज़ वॉच कर रही थी, वो भी देख रही थी, तो वो भी अपने इनपुट कुछ शेयर कर रही थी। तो उस टाइम एक स्टेज पे ये हो गया था कि भाई ये 10 के करीब है। सर वो आ कैसे गए? मतलब हमारी इंडियन टेरिटरी में 10 टेररिस्ट घुसते हैं, तो क्या ये हमारा कोई सिक्योरिटी का फेलियर था? देखिए, जैसे हम अपना घर बनाते हैं, हम बहुत खूबसूरत बनाते हैं, बड़ी मोटी मोटी दीवारें लगाते हैं, बड़े बड़े गेट लगाते हैं, चूहा फिर भी घुस जाता है घर के अंदर। आपको चूहा भी मिलेगा, छिपकली भी मिलेगी, आप कुछ भी कर लीजिए। तो इंडिया का इतना वास्ट बॉर्डर है, वो पेनिट्रेट करना उतना मुश्किल नहीं है। आप देखिए, कश्मीर में इतनी फौज है, बॉर्डर में फेंस है, पंजाब में है, JNK के लोअर पोर्शन में, कठुआ वगैरह में, फिर भी वो निकल जाते हैं। आप हर एक इंच पे सिक्योरिटी फोर्सेस को तो नहीं रख सकते, शिप वगैरह का भी 100% आप नहीं रख सकते, नज़र रख सकते। तो उनकी तो प्लानिंग 1 साल से चली आ रही थी। अच्छा, उन्होंने ट्रेंड चेक किया होगा कि हमारी पेट्रोलिंग कैसे होती है, सी की पेट्रोलिंग कैसे होती है, कैसे वीक एरिया है, वो उन्होंने सब किया होगा। उन्होंने सितंबर में आना था, डिले हो गया वेदर की वजह से, वो फिर नवंबर में आए। और इन्होंने जब अपने लिए जो टेररिस्ट सेलेक्ट किए, पहले 33 पिकअप किए, जो उन्हें लगा बिल्कुल सही है, नए। उसे 13 को उन्होंने सोचा कि ये मरने मारने वाले हैं और इनको बाकी चीज़ की फिक्र नहीं है। 13 में से फिर फाइनली उन्होंने 7 नए भेजे और 3 पुराने भेजे। अच्छा, तो ये लोग आए, सी रूट का इन्होंने रैकी भी की होगी इन्होंने। जो दूसरे लोग जो इनके हेड थे, जो भी इनके गाइड थे, जो उनको बताने वाले थे, सी में बोट से आए। फिर एक इंडियन छोटे शिप को उन्होंने काबू में कर लिया, फिर उसको मार भी दिया। तो उसके थ्रू एंटर करके मुंबई में उतरे। फिर इनके पास GPS था, लोकेशन थी। जब मैं कसाब की इंटरोगेशन कर रहा था तो मैंने अजमल कसाब को पूछा कि भाई तुमने क्या देखा, वीडियो देखे, फ़ोटो देखे? हाँ जी, ये देखे। और मैंने कहा और क्या देखा? कहते गूगल अर्थ पे पूरा स्टडी करते थे। अच्छा, तो उसको मैंने सवाल बोला, मैंने कहा पंजाबी में, मैंने उससे पूछा क्योंकि मैं उसको, वो पंजाब का था, तो ही वॉज मोर कंफर्टेबल आंसरिंग इन पंजाबी। उसने बोला कि, मैंने कहा तू पढ़िया 4 जमात है, तेनू सारा पता, मीन्स यू आर 4 क्लास एजुकेटेड, यू नो एवरीथिंग, तो सब जानता है। हिंदुस्तान में ग्रेजुएट को भी पता नहीं गूगल अर्थ क्या है।
और गूगल अर्थ का एक प्रो वर्जन होता है जो अपडेटेड होता है। वो गूगल अर्थ प्रो कर रहे थे तो उसमें सारी लेन आ जाती है, बिल्डिंग की फ़ोटो आ जाती है, साइड में कौन सी बिल्डिंग है, दाहिने कौन सी बिल्डिंग है। उन्होंने उसको बार बार स्टडी करते थे। अच्छा। तो उनके दिमाग में इंडिया के अंदर भी रूट बना हुआ था। तभी वो ये 2 ल्यूपोर्ट कैफ़े में गए, 2 ताज में गए, ये दोनों बाद में ज्वाइन कर गए। ये सब कुछ प्लान था मतलब? एवरीथिंग प्लान। टारगेट क्या था, और बड़ी पेयर में 2-2 के पेयर में इनको टास्क दिया था और इन्हें बताया था कि दूसरे बड़ी पेयर से डिस्कस नहीं करना। पर ये तो जब शिप में थे, समुद्र में थे 2-3 दिन, तो आपस में बातचीत में खुल गए, पर जब तक ट्रेनिंग में थे इनको डिस्कस करने नहीं देते थे। और इनकी ब्रीफिंग भी टारगेट की अलग अलग की जाती थी। अच्छा। एज ए ग्रुप नहीं की जाती थी, अलग अलग की जाती थी। तो इतनी उन्होंने सीक्रेसी मेंटेन रखी थी ताकि अगर कोई पकड़ा जाए तो बाकी टारगेट का पता ना चले, और कौन कौन थे, नाम भी इन्होंने फर्जी रखे हुए थे आपस में। अच्छा। ताकि ये पता ना चले। तो जिन्होंने भी इनकी ट्रेनिंग की, 1 साल तक सही ट्रेनिंग दी, इनका मोटिवेशन लेवल चेक किया, इनका सेक्रीफाइसिंग लेवल चेक किया, IQ चेक किया, तो ये सब चेक करके इन्होंने भेजा। फिर इन्होंने भी श्योर इनको चेक किया होगा कि इनके रास्ते वगैरह इनको पता है क्या करना है, तो ये सब इन्होंने चेक किया। तो काफ़ी मोटिवेटेड थे। मैंने ये जानना चाहता हूँ सर कि कैसे मतलब ये इनका दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, ये सामने वाले को मारने के लिए भी तैयार है, पहली चीज़ खुद मरने के लिए भी तैयार है, कैसे करी जाती है इनकी ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग इनकी? मैंने कई टेररिस्ट को पकड़ा है ऑपरेशन में, इनकी वो भी की है, इंटरोगेशन भी की है। देखिए कौन टेररिस्ट मोटिवेटेड होता है? जनरली जब मैं करूँ 70-80-90% कैटेगरी तक आते, लो एजुकेशन, क्रिमिनल माइंड। जब लो एजुकेशन होती है तो कोई किसी को बताते हैं, ये लॉजिक नहीं अप्लाई कर पाते, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते। कोई दूसरा जो इनको इंटरप्रिटेशन देता है वो इससे कैरिड अवे हो जाते हैं। ये उसी से कैरिड हो जाते हैं जो आपको फेक वीडियो बना के दिखाया जाता है, और फिर आपको रिलीजियस सेंटीमेंट्स को आपके उभारते हैं, क्योंकि आपका लॉजिक नहीं है, आप एजुकेट नहीं, आप इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो ये उस बंदे को देखते हैं जो बिल्कुल कि भी मैं मरने मारने के लिए तैयार हूँ, तो उसका उस हिसाब की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, उसका दिमाग उस तरफ से डाला जाता है। जब ये लग जाता है पता कि ये इस तरफ जाएगा, तो वो जो इनकी जो मोटिवेशनल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, चाहे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किया, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी किए थे, तो ये सारे लो लेवल के थे। मुझे याद है कि हम JNK में तो एक बड़ा हाईली एजुकेटेड लड़के को हमने पकड़ा, उसने MSc इंग्लैंड से की थी। इंग्लैंड से? वो कैरिड अवे होके आ गया। जब हिंदुस्तान आया तो उसने देखा कि भी यहाँ तो सिचुएशन ही अलग है, कि वहाँ कह रहे कि यहाँ तो इन लोगों को जीने नहीं देते, इनके साथ ये करते हैं, बलात्कार करते हैं, ये करते हैं। तो उसने फिर रियलाइज़ किया कि ये तो सब फॉल्स था, तो वो निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें कहीं ना कहीं से खबर की, तो फिर उसका स्टेज मैनेज किया, उसका सरेंडर किया, उसको पकड़ा, फिर उससे पूछताछ वगैरह की। तो जो तो इंटेलिजेंट जब आता है तो उसको पता चल जाता है, लेकिन जो कैरिड अवे हो जाता है, इमोशन कैरिड अवे हो जाता है, तभी तो ये लोग सुसाइडल किस लिए होते हैं, इनके कॉज होता है। अब आप देखिए, ये सिर्फ यहाँ की नहीं बात करें, आप देखिए श्रीलंका में जो LTT वाले थे वो साइनाइड खा लेते थे, पकड़े जाते थे, उन्होंने भी सुसाइड अटैक किए। तो आप उसको कैसे ऊपर उभार रहे हो, कैसे उसको ट्रेन कर रहे हो, उसका माइंड सेटअप क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, तो उस बेस पे तभी आप देखिए कितने सुसाइड होते हैं, अपने आप को ब्लो कर देते हैं। तो करते हैं, कुछ लोग को शायद खिला भी देते होंगे उस टाइम, ताकि अपना दिमाग ना इस्तेमाल कर पाए। अच्छा, आपने अभी कसाब की बात करी थी, आपने इंटेरोगेट किया, तो इंटेरोगेट से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बाकी सारे टेररिस्ट मार गिरा दिए गए तो कसाब कैसे बच गया, या फिर उसको कैसे हमने पकड़ा जिंदा? देखो, कसाब भी बाई चांस पकड़ा गया, वो पुलिस वालों ने पकड़ा है। अच्छा। तो पुलिस के कांस्टेबल थे, तो उनके साथ जब ये आमने सामने हो गए, अचानक ही आमने सामने हो गए, तो उस पुलिस वाले की डेथ हो गई, पर उसने पकड़ लिया। ये भी, इसको भी लग गई थी चोट, गोली लग गई थी, तो तब ये पकड़ा गया, वरना बाकी तो सारे उसमें मारे गए। ये बाहर था सड़क पे, तो वहाँ जहाँ इसका है, इसके साथ बड़ी था इस्माइल इस्माइल मारा गया, ये पकड़ा गया। बहुत बार लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि कसाब को क्यों नहीं मार दिया गया, उसको मार देना चाहिए था। अगर कसाब पकड़ा नहीं जाता तो पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं करता कभी कि भी ये पाकिस्तानी है। करेक्ट।
फर्स्ट रिएक्शन पाकिस्तान का था, ये पाकिस्तानी नहीं है। जब इनको इंडिया भेजा था, इनके हाथ में लाल धागा बांधा हुआ था, मौली बांधी हुई थी, ताकि लगे कि हिंदू हैं। ये हिंदुस्तान के हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया। जब इसका लगा पता ये पाकिस्तान का, शेखुपुरा का है, तो मीडिया वाला भी एक उनके घर पहुंच गया, उसके घर में जैसे खबर फैली। तो हालांकि उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने सारा सील कर दिया, किसी को जाने नहीं दिया। पर फिर फॉरेन एजेंसीज भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि फॉरेन कंट्री के भी मारे गए थे। FBI वालों ने भी भेजा उधर पता करने के, तो पाकिस्तान को पता नहीं, तो पाकिस्तान का यहाँ का आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तो कसाब ने एडमिट किया था कि पाकिस्तान का हूँ। हाँ, उसने सारा एड्रेस बताया, सब कुछ बताया, सारा कुछ बताया, ट्रेनिंग कहाँ की, क्या की, उसने सब कुछ बताया। तो जब आप अगर वो हमारे पास नहीं होता, मुक्का जाता, और उसी बेस पे हम डोजियर बनाते थे, जो पाकिस्तान को हैंड ओवर करते थे कि ये ऐसे ट्रेनिंग हुई है, ये हुआ है, ये लोग इन्वॉल्व थे, ये वेपन थे, ये था, ये इनका रूट था, और पंजाब पाकिस्तान में फलानी जगह ये ट्रेनिंग सेंटर हैं, उसकी कॉपी हम फॉरेन कंट्रीज़ को भी देते थे। अच्छा, हम रेगुलरली देते, एक के बारे में सारे पत्ते थोड़ी खोलते, ताकि ये इशू अलाइव रहे। और अगर वो मर जाता, ना हमें कहानी पता चलनी थी, ना इंटरनेशनली पता चल रहा था, ना हम इसकी डेप्थ में जाते, ना पाकिस्तान को दुनिया को बताना पड़ता कि नहीं हम तो टेररिज्म के खिलाफ है। तो पाकिस्तान के कुछ ग्रुप के खिलाफ के सपोर्ट करना बंद किया, उनके खिलाफ के, वही ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ है। आज पाकिस्तान का स्टेट देखो, टेररिज्म फेस कर रहा है। मेजर टेररिज्म पाकिस्तान 26/11 के बाद फेस कर रहा है, क्योंकि उनको वर्ल्ड को बताना पड़ा। अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा गया तो बहुत ही बड़ा मुश्किल था। और अजमल कसाब का जब हमने ट्रायल किया इंडिया ने, हमने वर्ल्ड को भी बताया कि कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, हम जस्टिस देने की कोशिश करते, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करते हैं। ही इज़ इनोसेंट टिल प्रूव्ड टू बी गिल्टी। 2 साल इसका ट्रायल चला, तब इसके उसको सजाए मौत दी। हालांकि उस पीरियड को हमने इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, पूरे प्लान को समझने के लिए, हर एक चीज़ के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी को बताने के लिए बताया कि भी ये इन्वॉल्व है। तो जब आप उस रूम में गए थे, मतलब जो इंटेरोगेशन रूम था, तो कसाब की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? मतलब वो डरा हुआ था? मैं एक रूम में गया, तो ये मुंबई पुलिस के पास था, उस रूम में लेके आया। तो इसको लाए तो ज़मीन में बैठाया दिया, जैसे मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरे लिए कुर्सी थी और नीचे था, और एक पुलिस वाला पीछे था। तो मैंने उसको बोला कुर्सी हटा दो यहाँ से। तो कसाब का फर्स्ट रिएक्शन, मैंने कहा नहीं नीचे बैठूंगा। कसाब का फर्स्ट रिएक्शन था कि जनाब नहीं आप कुर्सी पे बैठिए। तो मैं समझ गया आइस ब्रोकन हो गई है। तो नहीं, मैं कहा नीचे बैठूंगा, क्योंकि जब आप ऊपर बैठते हैं ना, आप डोमिनेट करते हो दूसरे को, जो नीचे है दूसरा आदमी क्लोज कर लेता है अपने आप को। जब आई बॉल टू आई बॉल होते हैं तो वो क्लोज नहीं कर पाता, आपसे शाई अवे नहीं हो पाता। फिर पंजाबी, हालांकि मेरी मदर टंग नहीं है, मैं इंडियन आर्मी सिख रेजिमेंट में रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी लैंग्वेज ही पंजाबी है, टोन है। तो उससे मैंने पंजाबी में बात की और थोड़ा कंफर्टेबल था आंसर करने में, थोड़ा कंफर्टेबल लेवल उसका इंक्रीज़ किया गया ताकि हम बात कर पाए। तो वो बड़ा क्लियर था कि भैया मैं झूठ बोलूँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जल्दी उसने बोलना शुरू कर दिया था। हालांकि इंटरोगेटर को बहुत बार प्रोब करना पड़ता है कि उसके की पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं, उसके वीक पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं, तो ताकि उसकी बात से बात निकालता जाए। मतलब क्या उसको टॉर्चर नहीं किया गया? उसने अपने आप सब बता दिया था? देखो मैंने तो हाथ नहीं लगाया, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मेरी फिलॉसफी हमेशा रही है कि भाई आपने अगर कुछ उगलवाना है, आप उसका दिल और दिमाग जीतो, उसका कॉन्फिडेंस जीतो, अपने आप बोलेगा। अगर आप उसको प्रेशर डालोगे, आधी बातें छुपा देगा, आधी बात उसमें कुछ ऐसी बातें होगी आपको बताएगा, पर वो काम हो चुका होता है। आपको कहीं बोलेगा वहाँ कुछ पड़ा है, आप लेने जाओ, तो नहीं, वो खाली मिलेगा, तो वो जनाब अभी निकाल के ले गए होंगे। जब आप करोगे तो आपको सही बताएगा। जैसे 2008 में हमने उसे पकड़ लिया था, हाँ जी, लेकिन फांसी हुई लगभग 2012 में। तो इतना लंबा समय, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी शामिल था? नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। देखो ऐसा है कि आप जब हाई कोर्ट में केस होता है तो उसमें समय लगता है। फिर पाकिस्तान वाले भी पूछ रहे थे बीच में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी था। उनके लॉयर पाकिस्तान में थे, इंडिया के भी लॉयर थे, दिए हुए थे, कोर्ट ने दिए हुए थे, तो चलता है। तो आप एकदम हरी टप नहीं करना चाहता कि इसको पकड़ो फांसी चढ़ा दो, उसको भी टाइम देना है। और हमने भी उसका इस्तेमाल करना था ना, तो दुनिया को बताने के लिए, दुनिया के लिए बताने के। कई बार आपको बाद में कोई इनपुट आता है, तो इससे कि इससे अगर कंफर्म करने की जरूरत है तो हम कंफर्म करते थे।
चाहे लोकेशन का, चाहे किसी ट्रेनर के बारे में पता चलता था या कुछ पता चलता था, तो हमारे पास एक था कि भी तुम थे वहाँ, या ये आदमी था, या ये था, तो कुछ कन्फर्मेशन उससे हो जाती थी। अच्छा, मीडिया का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऐसे में। हमारे देश में जब भी जहाँ कुछ अटैक होते हैं, मीडिया फटाफट पहुँच जाती है। पुलिस तो पहुँचती है, आर्मी पहुँचती है, लेकिन फिर मीडिया पहुँच जाती है। तो मीडिया के पहुँचने से क्या आपको पर्सनल लेवल पे या आपके घर में पता लगा कि आप कहाँ गए हो, ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा है कि मेरे घर में मेरी वाइफ दिल्ली में थी, तो मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरी वाइफ को पूछा कि आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी। तो मेरी वाइफ वाज टेकन बैक कि उन्होंने सोचा मैं तो टपक गया हूँ तभी ये मीडिया वाला पूछ रहा है, उसने इस तरीके से पूछा। पर माई वाइफ इज़ सोल्जर्स वाइफ, तो शी इज़ गॉन थ्रू सच सिचुएशन नंबर ऑफ टाइम, उन्होंने अपने आप कंट्रोल कर लिया। सर कि आपके कहने का मकसद क्या है, क्यों पूछ रहे हो आप? सर नहीं आपसे क्या बात हुई थी ना लास्ट हफ्ते में। पर फर्स्ट कई बार आप ऐसा पूछते हो तो थोड़ा सा ये झटका भी लगता है, तो इसलिए उस मामले में बोलने वाले में और सुनने वाले में थोड़ी सी समझ चाहिए, नहीं तो आदमी का फिर माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो मीडिया वाले देखिए काम है, अगर मीडिया नहीं होता तो दुनिया को नहीं पता लगता, ये लाइव नहीं आता तो दुनिया को नहीं पता चलता। ये लाइव आ रहा था तो पूरा वर्ल्ड ने देखा कि ये हो रहा है। इंडिया गॉट यूनाइटेड, जिसने इंडिया में टीवी ऑन किया उस दिन, उसने आखिर तक बंद नहीं किया। लोग रात रात नहीं सोए। इससे इंडिया एक यूनाइटेड हो गया। पेट्रोटिज्म बड़े हाई लेवल का था। अच्छा, आपके साथ ऑपरेशन में मेजर उन्नी कृष्णन सर भी थे, और उन्होंने जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उनके लास्ट वर्ड्स थे कि डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। वो क्या सिचुएशन थी सर? देखिए ऐसा हुआ कि जब ये उस ऑपरेशन में जा रहे थे, स्टेयर पे जा रहे थे, तो मैं उनको बोला ऑल दी बेस्ट उन्नी। मैं थोड़ा दूसरी साइड डिप्लॉयमेंट में गया, थोड़ी देर में फायरिंग की आवाज़ आई, तो इनके बड्डी के पाँव में गोली लगी। तो उन्होंने कहा इसे ले जाओ। तो उसने दूसरी साइड से जाने की कोशिश की। अगर वहाँ कभी आप ताज में जाए, एक सेंट्रल स्टेयर केस है, तो आप जाओ तो वहाँ से एक लेफ़्ट को सीढ़ियाँ जाती है, एक राइट को। जब यहाँ पहुँचे सेंट्रल लैंडिंग पे, तो यहाँ से फायर आया। अच्छा। तो उनके बडी को लगी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ भी डोर था, यहाँ भी डोर था। ये हार्बर रेस्टोरेंट है, राइट साइड को, लेफ्ट साइड पे बॉल रूम हॉल था। इन्होंने सोचा कि मैं हार्बर बार नहीं, पाम रेस्टोरेंट से अंदर जाके उनको बैग से ले लूँगा। तो उन्होंने इनके ऊपर फायर किया। वहाँ टेररिस्ट छुपे हुए थे, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ टेररिस्ट मौजूद है, अगर यहाँ से आएंगे तो हम ट्रैप हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि इधर से मत आना। तो उनके वो लास्ट वर्ड थे। तो हमें अगर मेजर उन्नी कृष्ण का एनकाउंटर नहीं होता तो शायद हमें पता नहीं चलता कि ये इस तरफ है, ये है। तो हमने फिर उस तरफ कॉन्सनट्रेट करना शुरू कर दिया। उस तरफ से गए, फिर बाथरूम डांस का जो रूम था वो बड़ा अंधेरा था, हम टॉर्च भी नहीं जला सकते थे। आप टॉर्च जलाओ क्योंकि थिक कर्टन थे, स्लोली प्रोग्रेस करना होता था। और जहाँ से एंट्री थी, एक पेंट्री के थ्रू एंट्री थी उधर के लिए, ऊपर वाला जो था उसे वसाबी रेस्टोरेंट बोलते हैं, हम नाम चेंज किया। तो ये अंदर से, तो अंदर से सब कुछ देख पा रहे थे। जब बाहर वाला अंदर जाता तो नज़र नहीं आता क्योंकि अंदर अंधेरा था। तो एंट्रेंस थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, पर मेजर उन्नी कृष्णन के एनकाउंटर की वजह से हम कंसंट्रेट कर पाए और ये चारों टेररिस्ट वहाँ अंदर थे। और फिर हम फायर कर रहे थे, उन्हें असर नहीं हो रहा था क्योंकि अंदर एक पिलर जैसा था, उसके पीछे उन्होंने पोजीशन लेके रखी थी और हमें नज़र नहीं आ रहा था बाहर से, क्योंकि काफ़ी वो था। हमने बड़ी इनोवेशन की, हमने ग्रेनेड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया, फेंका, कई चीज़ें फेंकी। तो लोगों ने बाद में कई बार बोला आपने कोई केमिकल एजेंट फेंकना था अंदर, तो ताकि ये बेहोश हो जाते, ये हो जाता। पर इंडिया सिग्नेटरी है इसका केमिकल वेपन्स का कि इस्तेमाल नहीं करने का, हमने प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। दूसरा, लोग बोलते हैं टीयर गैस, पर टीयर गैस का आपको देखना पड़ता है, अगर हवा है तो हवा का फ्लो किस तरफ है। अगर हमारी तरफ आ गया तो हम पे इफेक्ट करेगा, हम इफेक्टेड हो जाएंगे। तो उस रूम में काफ़ी अंधेरा था, तो हमने सोचा कि भी कैसे किया जाए। तो बाहर से हमने किसी एक वेपन को फायर किया, वो गोली अंदर चलेगी पर शीशा नहीं टूटा। फिर हमने एक दूसरा वेपन यूज़ किया, उससे ग्लास शटर हो गए और पर्दे को आग लग गई। तो वहाँ थोड़ा सा लाइट हुई, थोड़ा हमको नज़र आना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से एक सीढ़ियाँ नीचे उतरती है, स्पाइरल स्टेयरकेस बोलते हैं। हम नीचे से जाने की कोशिश करते, ऊपर से हमारे पे फायर करते थे, ग्रेनेड फेंक देते थे। तो हमने, पर मेरे को सर्टन था कि अगर निकलेंगे तो यहीं से नीचे उतरेंगे, क्योंकि उनके पास एस्केप रूट तो है नहीं। तो वहाँ भी हमने एक वेपन सेट किया था। तो जब ये ऊपर से नीचे उतरने लगे, भागने लगे, तो हमारे यहाँ से कमांडो ने इनको फायर किया। ऊपर वसाबी रेस्टोरेंट है, नीचे हार्बर बार है।
हार्बर बार में इन्होंने घुसने की कोशिश की। वो भी वहाँ भी अंधेरा था, पर फिर थोड़ी देर में थोड़ा सा अंधेरा था, पर मैंने जब थोड़ी देर बाद देखा तो मेरे को बाहर एक पोस्टर, वहाँ एक पोस्टर नज़र आया। तो मैंने कहा ये अंदर पोस्टर क्या कर रहा है? तो वो बाहर का पोस्टर था, शीशा टूट गया था। अच्छा। फायरिंग से बिल्कुल टूट चुका था। फिर मेरे को लगा कहीं यहाँ से भाग गया ना भाग जाए। फिर हमने दूसरी तरफ से ग्रेनेड वगैरह लॉब किए, फायर किए, तो हमने चारों टेररिस्ट को वहाँ मार दिया। तो ये ताज का ऑपरेशन था। नारीमन हाउस में भी एक और हमारे फैटल कैजुअलिटी हुई थी, देहरादून के हवलदार गजेंद्र सिंह। ये एक बुड्ढी गांव है शिमला बाईपास पे जी। वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये जब नारीमन हाउस में मैं जब गया तो पहले मैंने रिकॉनेसेंस की, जब मैंने ये स्नाइपर राइफल वगैरह वाले लगाए, एक लेडी अंदर से बाहर आई थी, एक बच्चे के साथ आई थी, वो वहाँ आयात का काम कर रही थी। तो उसको मैंने कुलाबा पुलिस स्टेशन में उससे बातचीत की। तो उसने कहा कि आप सीढ़ियों से नहीं जा सकते, सीढ़ियाँ टूटी है और लिफ्ट ख़राब हो गई है, तो आप नहीं जा सकते। तो हमने फिर फैसला किया कि कमांडो ऊपर से आएंगे। तब वो डिसीजन हुआ था कि ऊपर से हेलीकॉप्टर से स्लीदर डाउन करके नीचे कमांडो आएंगे। उसमें ये चैलेंज था कि ये ऊपर चढ़ते हैं, अगर टेररिस्ट ऊपर आते हैं, हेलीकॉप्टर को गोली फायर करते हैं तो हेलीकॉप्टर गिर जाएगा, आग लग जाएगी, तो 18 कमांडो मारे जाएंगे। इसमें 18 कमांडो थे। तो फिर हमने साइड वाली बिल्डिंग को ऑक्यूपाई किया, जहाँ हमको लगा था कि यहाँ है, तो सारे फ्लोर पे हमने लगातार फायरिंग की जब हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे आ रहा था, ताकि टेररिस्ट ऊपर ना जा सके। और फिर एक फ्लोर पे जब इनको आइडेंटिफाई हो गए, फायरिंग हुई, तो हम एंटर नहीं कर पाते, एक ही डोर था उसमें। तो उसके साथ एक और कमरा था साइड पे, हमें लगा कि इस कमरे से भी कोई एंट्री ना हो। तो हौलदार गजेंद्र ने कहा मैं चलता हूँ। जब हौलदार गजेंद्र गए तो उन्होंने बुलेट प्रूफ पेन रखी थी, तो शायद उनके यहाँ स्पेस बन जाता है। आप देखिए तो गोली साइड से उनको लगी तो वहाँ गिर गए। उन्होंने कहा कि यहाँ रुक जाओ। तो वहाँ जब तक दम था वो फायर करते रहे। तो हमने फिर फैसला किया कि इसको जो वॉल है, आप जब मैं जैसे लैंडिंग की वहाँ की बात करिए, लैंडिंग से सीढ़ियाँ उतरती है, यहाँ जैसे वो था डोर था, तो यहाँ लैंडिंग थी। फिर हमने इस लैंडिंग के पास वॉल को ब्लास्ट किया। अच्छा। जो वॉल को ब्लास्ट किया, दो कमांडो ने पहली बार में जंप किया। उन्होंने उनके ऊपर फायर किया, उन्होंने इनके ऊपर फायर किया। हमारे एक कमांडो के पाँव में गोली भी लगी, पर फिर वो इधर को, तो दूसरी तरफ से यहाँ से कमांडो ने भी फायर शुरू कर दिया। तो उन दोनों टेररिस्ट को हमने वहाँ मार दिया था। तो उससे पहले वहाँ 4 के करीब ज्यूज थे, उनको इन्होंने मार दिया था उस बिल्डिंग में। तो फिर वहाँ से ये नारीमन का ख़त्म हो गया था। उससे पहले जो है ये ऑबरे का ऑपरेशन ख़त्म हो गया था, क्योंकि इनको एक फ्लोर पे हमने देख लिया था। हम पहले ऊपर जा रहे थे, पहले कि ऊपर छत से सर्च करते करते नीचे उतरेंगे, पहले छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो पर छत का जो था वो डोर बंद था, वहाँ बहुत 8-9 बॉडीज़ पड़ी थी, क्योंकि जो कुछ लोग छत पे भागने की कोशिश कर रहे थे, तो टेररिस्ट ने उनको ऊपर गोली फायर की, मारे गए। फिर वो भी छत पे नहीं जा सके, टेररिस्ट प्रॉब्ली छत पे जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो नीचे आए, एक फ्लोर पे थे। तो फिर जब हमने एक जगह आइडेंटिफाई कर लिया, तो वहाँ जब फायरिंग हो रही थी तो एक पाकिस्तानी जो टेररिस्ट था उसने हमारे ऑफिसर को बोला माँ का दूध पिया तो आगे आ। अच्छा। तो चैलेंज किया, ट्रैप कर रहा था। तो उसने कहा मैंने तो पिया, अगर तैने पिया तो सामने आ जा। तो ये नहीं आया सामने, पर हमको लग गया पता। फिर हमने अपनी कार्रवाई की, ये फिर बाथरूम में छुप गए। अच्छा। तो आप अंदर फायर करो तो बाथरूम में कैसे फायर करोगे? फिर बाद में ग्रेनेड वगैरह फायर करके वो करके फिर हमने उन दोनों टेररिस्ट को वहाँ न्यूट्रलाइज कर दिया था। लोग पूछते हैं ताज में इतना क्यों टाइम लगा? ताज में तकरीबन 600 से 700 कमरे हैं। आपको रूम्स अलग हैं, बाथरूम्स हैं, किचन है, बार है, स्टोर है, नीचे कोई हॉल है, बड़ा सा प्लांट है, सो मैनी थिंग्स। तो हर एक को चेक करते टाइम लगता है। जैसे मैंने बताया, रूम चेक करते बहुत टाइम लगता है। उस फ्लोर को आप खाली नहीं कर सकते। आपको ऐसे तो नहीं कि 1000 कमांडो लेके चले हैं, लिमिटेड कमांडोज है, तो उन्होंने करना है। और हमारा ये टास्क था कि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, तो इसलिए हमको बड़ी प्रोग्रेसिवली करना पड़ा। एंड फिर एंड में उन्होंने कर दिया। बीच में प्रेशर पड़ रहे थे, ख़त्म करो। मेरे डीजी ने भी बोला कि 4 दिन। मैंने कहा अगर हम, अब क्वेश्चन ऑफ पेशेंस है, हमें पता है ये ट्रैप हो गया, इनकी पेशेंस जाएगी। अगर हम जाते हैं तो हमारे पहले 4 कैजुअल्टी हो गए, पर इनकी पेशेंस जाएगी। हम बेटर पोजीशन में, वी आर डोमिनेटिंग। इनका दाना पानी खत्म हो जाएगा, ग्रेनेड फायर हो रहा है, ब्लास्ट इफेक्ट हो रहा है, शैटरिंग देयर माइंड, कान इनके शैटर हो रहे हैं, इनका एमिनेशन भी खत्म होने की स्टेज में आएगा, तो कोई ना कोई गलती करें। श्योर इनफ वो जो वहाँ से नीचे आने लगे तो हम उन्हें न्यूट्रलाइज कर पाए।
सर ऐसी सिचुएशन में जब सामने से गोलियां चल रही हैं, हाँ ठीक है, बहुत सारा एम्यूनेशन उनके पास भी है, आपने बहुत सारे ऑपरेशन पहले भी करे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फियर ऑफ डेथ या फिर फैमिली का ख्याल, क्या वो सब चीज़ें आती हैं कभी दिमाग में? नहीं, देखिए इंडियन आर्मी में यू गो थ्रू बैटल नंबर ऑफ टाइम, हम्म, एक स्टेज आती है यू स्टॉप फियरिंग डेथ, और फियर तो फर्स्ट बुलेट तक है, फर्स्ट बुलेट फायर उसके बाद का, तो वन हैज गॉन, वन इज ट्रेन्ड हाउ टू टैकल द सिचुएशन, एंड डेथ माइंड में आना लास्ट चीज़ है, फैमिली भी लास्ट चीज़ है। मैंने आई डेंट टेल माई वाइफ, मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया, हाँ। और जब आप ऑपरेशन टोटली फोकस्ड ऑन दी टारगेट, अगर आप फैमिली का सोच रहे हैं तो आप वीक हो जाओगे। करेक्ट। इंडियन आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, हम्म, वी आर ट्रेन्ड दैट वे, एंड एज ए ऑफिसर यू आर ए लीडर। अगर आप भी वीक हो जाओगे तो आपकी टीम वीक हो जाएगी। तो जल्दी मेरा तो कभी ध्यान नहीं गया इस तरफ, कभी नहीं गया। तो एक नॉर्मल सोल्जर में और एक एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क आता है? देखिए एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। ये एनएसजी में ये आर्मी मैन ही होते जो एक टेन्योर पूरा करके चले जाते, पर ये फोकस करते हैं हाउस इंटरवेंशन के लिए और काउंटर टेररिज्म के लिए। आर्मी तो जंगल में भी ऑपरेट करती है, आर्मी बिल्टअप एरिया में भी करती है, विलेजेस में भी करती है, बॉर्डर में करती है। आर्मी का टास्क तो बड़ा मल्टी फोल्ड है, डेजर्ट में भी करेगी, माउंटेन में भी करेगी, सियाचिन में भी करेगी। तो उनका अलग किस्म का रोल है। हमारा मेन लोअर अदरवाइज अगर आप देखें आर्मी का रोल है कि दुश्मन को अंदर नहीं आने देना, अगर दुश्मन है तो उसको अग्रेशन से मारना। और एनएसजी का रोल है, एनएसजी होम मिनिस्ट्री का एलिमेंट है, इसमें आर्मी का एलिमेंट है ज़्यादा एलिमेंट का, पैरामिलिट्री भी आर्मी का ज़्यादा एलिमेंट है। तो आर्मी का मेन टास्क है ऑपरेशनल पार्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म होस्टेज सिचुएशन। तो क्योंकि जब आर्मी वाले आते हैं तो वो आर्मी से वो ट्रेनिंग लेके आए होते हैं, आर्मी में सर्विस की होती है, वो बैटल सिचुएशन से कई बार गए होते हैं, टेररिज्म में कई बार टैकल किया होता है। तो दे आर दी कॉम्बैट एक्सपीरियंस सोल्जर्स। ऑफिसर्स जो आते हैं वो कॉम्बैट लीडर्स हैं, वो उन चीज़ों को देख चुके हैं। जब मैं कहता हूँ तो मोस्टली देख चुके हैं, तो वो जानते हैं फायर को होता है, कैसे फायर को टैकल करना है। तो वो फियर पार्ट बहुत लो है क्योंकि ट्रेंड है। जब देश में ऐसा कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा मतलब एग्रेशन नहीं हो रहा है और बिल्कुल शांति है, तो तब एक एनएसजी कमांडो उस टाइम पे वो क्या कर रहा होता है? ट्रेनिंग पीरियड, डे इन एंड आउट ट्रेनिंग, और फायरिंग कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, रूम इंटरवेंशन कर रहे हैं। एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, तो उस वो ट्रेनिंग में होते हैं। और कुछ अलर्ट में होते हैं जो वहीं रेडी रहते हैं कि जब हुक्म मिलेगा कुछ ही मिनटों में वो बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग से मेरे को याद आया, फौज में ना एक कहावत है, कई लोग कहते हैं जितना रगड़ा उतना तगड़ा। बिल्कुल, आई एम श्योर आपका भी रगड़ा हुआ होगा जब आप ट्रेनिंग डेज में थे। तो उस रगड़े में क्या क्या होता था, कुछ बातें आप बताना चाहते हैं अगर? नहीं, देखिए रगड़े में ऐसा होता है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक तो होती है नॉर्मल ट्रेनिंग जो आप ग्राउंड पे करते हैं, आपने वेपन ट्रेनिंग करते हैं, वेपन हैंडलिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं, रूट मार्च पे जाते हैं, अटैक का प्रैक्टिस करते हैं, डिफेंस का प्रैक्टिस करते हैं। वो आप करते हैं जब आप बॉर्डर एरिया में हैं, आप बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, उसमें भी एक ट्रेनिंग कंपनी होती है, वो पीछे आती है। फिर हम सिमुलेशन करते हैं कि अगर हमको अटैक करना है, अगर हमको कैनाल के पार करना है तो कैनाल की क्रॉसिंग की प्रैक्टिस होगी, कैनाल के ऊपर एनिमी के डिफेंसेस देखे बनाए जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस होगी। या माउंटेन में अटैक करना है तो माउंटेन वॉरफेयर की प्रैक्टिस होती है कि कैसे हमला करना है, कहाँ से फायर सपोर्ट होएगा, कहाँ से जाना, अगर टफ क्लिफ है तो कैसे उसके ऊपर चढ़ा जाएगा और कैसे फायर सपोर्ट आएगा। तो उन चीज़ों की प्रैक्टिस होती रहती है ताकि ये आपका एक किस्म से रूटीन बन जाता है। ये सिचुएशन आएगी तो आप कैसे टैकल करोगे, अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग वगैरह करते रहते हो। अच्छा, जब ये पूरा 26/11 का अटैक ख़त्म हो गया था तो उसके बाद 30 नवंबर को या फिर दिसंबर में आपने अपने आप में कुछ बदलाव देखा, या फिर आप वैसे के वैसे ही थे, या कुछ फ़र्क पड़ा उस इंसिडेंट का आपके ऊपर? नहीं, देखो पर्सनली तो मेरे में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। एज आई सेड कि एनएसजी से पहले मैं एज ए मेजर भी ऑपरेशन में था, एज ए कर्नल भी ऑपरेशन में था। तो नहीं, पर यह है कि आप फिर सोचने लगते हैं, हर एक जगह के लेसन होते हैं, हर एक ऑपरेशन के लेसन होते हैं। तो आप उन जो लेसन, मैं डिस्कस नहीं करूँगा लेसन क्या थे, तो लेसन्स को आप अप्लाई करते हैं। कुछ अगर खामियां अपने आप लगी होती है उसके ऊपर वर्क करते हैं। और इसके ऊपर हमने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज़ किया कि एनएसजी तो दिल्ली में कॉन्सनट्रेट है, ट्रैवलिंग टाइम लगता है,
तो एनएसजी के हब बनाए गए, मुंबई में बनाए गए, चेन्नई में बनाए गए, कोलकाता, हैदराबाद, इम्पॉर्टेंट सिटीज़, बिगर सिटीज़ का मीनिंग है, और ताकि वो फर्स्ट रिएक्शन वहाँ से हो। बाद में मेन फोर्स की जरूरत होगी तो दिल्ली से मूव हो जाएगी, इमीडिएट रिएक्शनरी फोर्स। क्योंकि मुंबई में ये चैलेंज पाया गया था कि पुलिस, अगर आप देखिए, पुलिस का मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर, काउंटर टेररिज्म सेकेंडरी, उनका वो नहीं है, थर्ड फोर्थ है। तो वो ट्रेंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, या छोटे मोटे कोई गैंग फाइट उसके लिए, इतने मेजर लेवल के नहीं। हालांकि अब हर एक स्टेट ने अपनी एसटीएफ बना ली है, उनको काफ़ी अच्छा ट्रेन किया, वो भी फर्स्ट रिएक्शन फोर्स है। तो एनएसजी की भी फर्स्ट रिएक्शन फोर्स है। एनएसजी के कमांडो हेलीकॉप्टर के लिए भी लैंडिंग के लिए ट्रेंड होते हैं। तो अगर सिचुएशन होती है तो फर्स्ट उनका रिएक्शन जाएगा, फिर दूसरों का। इक्विपमेंट वाइज काफ़ी चेंज आया है, अपडेटेड इक्विपमेंट आने शुरू हो गए, ट्रेनिंग में चेंजेस आए हैं, लोकेशन में चेंजेस हैं, बहुत चेंज आया है। और नेशनल लेवल पर इंटेलिजेंस शेयरिंग बेटर हो गई है, इंटेलिजेंस जनरेशन बेटर हो गई है। तो 26/11 ने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। इंडिया की जो होमलैंड सिक्योरिटी है में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। अगर आप देखें 26/11 के बाद कोई मेजर अटैक नहीं हुआ है। ये है। और हमारी विद इन इंडिया नहीं सिनर्जी, हमारी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी सिनर्जी हुई है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी फॉरेन कंट्री के साथ बेटर हुई है। बिकॉज वर्ल्ड ने रियलाइज़ किया है कि भी टेररिज्म जो है इंडिया ही नहीं सफ़र कर, पूरा होल वर्ल्ड इज सफरिंग। तो ये टेररिस्ट ये नहीं कि भी उसी कंट्री में बैठा ऑपरेशन करा, कहीं और से भी प्लान करता है, कहीं और से भी सपोर्ट एलिमेंट हो सकता है। तो इसलिए बेटर इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई है। अच्छा, एक चीज़ ना हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में होती है, गोली आती है स्लो मोशन में उड़ती हुई लगती है, बड़े ड्रामेटिक तरीके से दिखाते हैं, लेकिन आपने असली में गोली खाई भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब एक बुलेट हिट करती है? देखिए, जब बुलेट हिट करती है ना, कई बार आपको बर्निंग सेंसेशन होती है कि भी कुछ है, और कई बार पता नहीं चलता, जब ब्लड आना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी वीकनेस होती है, तब आपको महसूस होता है कि भाई ये क्या है। तब आपको लगता है कि ये है। पहले बर्निंग सेंसेशन होती है, निकलती है, पर फिर जब ब्लड आना शुरू होता है तो आपको फिर महसूस हो जाता है कि यू हैव बीन हिट। इतने साल आपने फ़ौज में दिए और उसके बाद आजकल आप क्या कर रहे हैं सर? मैं जब एनएसजी से मैंने प्री मैच्योर लिया था, मैं ओवरऑल सिक्योरिटी हेड, एक टाटा की काफ़ी बड़ी कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी, मैं उनका 5 साल रहा। फिर मैं उसके बाद BCCI के साथ सिक्योरिटी मेरा एडवाइज़र, फिर उसके बाद यूथ की ट्रेनिंग में बिज़ी हो गया, उनको आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ट्रेन करने में लगा रहा। फिर मैं उसके बाद मैं फिर एक और कंपनी ज्वाइन कर ली, इन्फ्राट्रैक, बहुत बड़ी इंफ्रा कंपनी है, उनका सिक्योरिटी एडवाइज़र था। और फिर मैं फिर बैक आ गया हूँ। तो मैं जनरली आई लाइक टू इंटरेक्ट विद यंग जनरेशन, मोटिवेट देम, एंड कुछ देर बाद कुछ ना कुछ फतूर आता रहता है कि कुछ करना है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना एक पॉडकास्ट शुरू करूँ, अपने लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए, नो अदर पर्पस कॉमर्शियल, वो बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने लिए, और कभी शेयर करना कर लेंगे, जिसने देखना देख लेंगे। तो अपने लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस है कॉम्बैट का, बाकी चीज़ों कई अनटोल्ड स्टोरीज होती है। तो कोई एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी आप हमको बताना चाहते हो? कोई एक किस्सा, कोई एक छोटी सी स्टोरी जो आपको याद आ रही हो? ये हम J&K में थे, तो मेरा एक ऑफिसर था GS चहल, लेफ्टिनेंट। तो मैं छुट्टी आ रहा था जम्मू में, मेरी फैमिली जम्मू में थी, ये जलंधर से था। तो मैंने ऐसे ही, उसके फादर पुराने कमांडिंग ऑफिसर थे हमारी यूनिट के, तो उसको मैं गुरी बोलता, मैं गुरी चल मैं छुट्टी जा रहा हूँ, तू भी आ जा 2-3 दिन के लिए, मेरे साथ जाना, मेरे साथ वापस आ जाना। आई यू रेडी? कहते हैं सर। फिर मैंने उसको एक कैप्टन का रैंक बना दिया। मैं कहा तू लेफ्टिनेंट ठीक नहीं लगा, पेरेंट्स को बोलना मैं कैप्टन। तो इवेंट होम जब आया तो 3 दिन के लिए था, वापस आया, मैंने कहा मेरे साथ चलना वापस। तो जब आया तो वो घर से गजरेला लेके आया था। तो वो बोले, मेरी वाइफ को बोले आप एक गजरेला खाइए। उसने कहा कि नहीं, तेरी मम्मी ने बनाया है, तू लेके जा। तो वो लेके आ गया। उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली, हम ऑपरेशन के लिए गए। तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी, मैं कहा नहीं पहन ले, लग जाएगी। पर एनीवे, जब ऑपरेशन में थे तो एक हाइट से टेररिस्ट फायर कर रहे थे, कुछ गांव में थे जिनके साथ हमारा ऑपरेशन था, उनका एक ग्रुप ऊपर से था, कवर कर रहा, नीचे गांव था। तो इसकी टीम वहीं कहीं लगी हुई थी स्टॉप में। तो ये एकदम ऊपर चार्ज किया, तो इसके चेस्ट पे 2 गोली लगी। ही डाइड ऑन द स्पॉट, दो ही केप्ट मोटिंग टिल ही डाइड, कि वो
टेलिंग बॉयज लेट्स अटैक अटैक। ये सिमिलर सिचुएशन थी जब मैं श्रीलंका था। अगेन हमारे पुराने कमांडिंग ऑफिसर का बेटा, हम कहीं ट्रैप में फंस गए थे तो हम नाले से फायर कर रहे थे, हॉर्स शू फैशन में फंस गए थे। वो भी वहाँ लेफ्टिनेंट नागर अपने बॉयज़ को जो उनके साथ टीम थी मोटिवेट करके कि चलो लेट्स अटैक अटैक, जैसे उठे उनके भी वहीं लगी थी। तो बड़ी सिमिलैरिटीज़ थी, दोनों सेकंड जनरेशन थे आर्मी में। जब उसके बाद हम कमरे में आए, मतलब आगे डेथ हो गई, बॉडी ले गई, जब इनका सामान खोला भेजने के लिए, आधा खाया हुआ गजरेला था। वेरी इमोशनल टू सी दैट हाफ इटन गजरेला। फिर मैं इसके घर गया। सिक्स में एक भोग सेरेमनी होती है, तो भोग के लिए हम गए, मैं और मेरी वाइफ, हम जलंधर गए। तो उसके फादर के फर्स्ट वर्ड्स थे कि डिड माई सन डाइड सोल्जर्स डेथ, डिड यू टेक ए बुलेट ऑन द चेस्ट? आई सेड यस सर। He said, I am satisfied. तो भोग सेरेमनी में it was very difficult for me to control my tears. Even today I get very emotional when I think of that half gajrela, when I think of his father, when I think of this thing, and I think of him. It makes one very emotional that I can never forget. I cannot forget Rajinder Nagar, who died in front of me, though he's not part of my company, different company died. Gurinder died in front of me. So these are the very emotional issues which one cannot forget. Number of such incidents. There's another boy. We were in an operation. He was on my right side. He was holding a radio set was at his back. I was holding a handset like telephone there. Telephone की तार मेरे में थी. So it was a radio set is पीछे. Fire came from two sides. It hit me, him. It didn't hit me. He was immediately evacuated, but he did not survive. I was to survive. Did not get a bullet. He got the bullets. Another incident where we were attacking LTT camp. Fire came. There's a boy over there. I said, machine gun. I said, put a machine gun here. You cannot attack. Fire came from front. It hit his knee. His knee had to be amputated, but nothing happened to me. So those are the things, you still remember. You cannot forget. Number of incidents in life, which makes you emotional. सर ऐसे बहुत सारे शहीद ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे शहीद जवान हैं, तो जब ये लोग शहीद हो जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट उसके बाद उनकी फैमिलीज़ के लिए कैसे सपोर्ट करती है उन्हें? ये देखिए कि आर्मी का सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. वन इज़ पेंशन, उनकी जब तक नौकरी होती है तब तक तनख्वाह मिलती है, और हम रेजिमेंट वाइज अपने टीम्स को भेजते रहते हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए. दूसरा हमारा एक होता है, हम रेजिंग डे मनाते हैं कि जिस दिन बटालियन खड़ी हुई होती है, जब पीस स्टेशन में होते हैं, फिर फील्ड चले, जब पीस में होते हैं मनाते हैं, तो उन फैमिलीज़ को भी इनवाइट करते हैं रेजिंग डे पे, तो उनसे इंटरेक्शन होता है. और दूसरा जब पीस टाइम में जब फैमिलीज़ होती है तो ये ऑफिसर्स फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनसे कांटेक्ट रखना. जो सर अलाइव होते हैं उनकी फैमिली को मोटिवेट करना, टाइम स्पेंड करना. भी गवर्नमेंट आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन आवा, वाइफ वेलफेयर, उनका आवाज़ का लेडीज़ का काम ही यही होता है कि ताकि उनकी कोई फैमिली की प्रॉब्लम है पता हो, सॉल्व की जाए, चाहे हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, चाहे इन लॉज की प्रॉब्लम है. तो हमारे एक बड़ी बॉन्डिंग होती है. ये शहीद होने के बाद भी बॉन्डिंग बनी रहती है. अभी भी मेरे को आर्मी छोड़े बड़े साल हो गए, पर कई बार फैमिलीज़ की कुछ प्रॉब्लम होती है, दिक्कत है, दे रिंग माई वाइफ, देन मेरी वाइफ मेरे को बताती है, फिर मैं कमांडिंग ऑफिसर, वो पूछते हैं, बताते हैं कमांडिंग ऑफिसर. कई बार हमारी अपनी एफिलिएशन होती है तो हमारे साथ बात करती है, तो वी ट्राई एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. मतलब कि बॉन्ड कनेक्शन फॉरएवर का है. इन्फेंट्री में बहुत होता है, बहुत होता है इन्फेंट्री. और सर एक और रिक्रूटमेंट होता है हमारे यहाँ, अग्निवीर, जिसमें 25% लोगों को तो हम रिटेन कर लेते हैं, लेकिन 75 को वापस सिविलियन लाइफ में भेज देते हैं. तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मेरे व्यूज़ वो हैं जो जनरली आई से मोर देन 90%, 95% एक्स सर्विसमैन के हैं. सर्विंग वालों को मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि उनका अंदर से दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट ऑफिशियल दे कैन नॉट टॉक, पब्लिक दे कैन नॉट टॉक. एक सोल्जर मैच्योर होने के लिए टाइम लगाता है. 4 साल में जो मैच्योर हो रहा है 75% तो जा रहे हैं, आपको 25% बचे, और 25% में उनको आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं करा रहे हैं. 4 साल में कितनी नौकरी कर रहा है? 1 साल तो उसकी छुट्टी और ट्रेनिंग में ख़त्म हो गया, रह गया 3 साल. उसमें से 1 साल जो है लास्ट का 1 ईयर, इफ़ यू नो कि इज़ नॉट मेकिंग इट, 25 जाने हैं % रहने, 50% तक उम्मीद कर लेंगे शायद मेरा नंबर पड़ जाए. 50% को पता है कि मैं जा रहा हूँ वापस, तो उसकी मोटिवेशन क्या है?
मोटिवेशन लो, इज थिंक अबाउट सेकंड कैरियर। कहना आसान है कि 10% वैकेंसी, हाँ 10% वैकेंसी है, अभी तक तो ट्राई नहीं हुआ। जो पहले के एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी हो तो भरी नहीं जाती थी, अभी इनकी भरी जाएंगी नहीं। तो सेकंड बात है, 2 एस्पेक्ट्स हैं इसकी, एक सोल्जरली एस्पेक्ट है, एक वेलफेयर एस्पेक्ट है, री एम्प्लॉयमेंट है। सोल्जरली इफेक्ट, आपका ट्रूप्स जो है आपके चेंज हो रहे हैं, जिनको आपने 100% को 4 साल ट्रेन किया है उसमें 25% ही बचे हैं, और जो 50% को 1 साल नहीं पता है वो कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। कल को और लीगल होंगी, कोई कहेगा कि मैं आई वॉज जेन्युइन 25%, मेरे को नहीं मिला, उसका अपना वो है, वो कोर्ट में जाएगा, वो लीगल हैसल्स अलग है। मोटिवेशन लेवल इज अनदर, ट्रेनिंग इज एक और है, फैक्टर है। तो आप देखिए स्पोर्ट्समैन जो है 35-36 साल तक फिट रहता है। धोनी तो 42 तक भी खेल गया। तो एवरेज दे से कि 26 साल कर दी, इतने साल कर दी, 32 साल थी, 34 साल थी। एज इट इज ए सोल्जर 36-37 में पेंशन जाता है। तो कहाँ आप यंग की बात कर रहे हो? काफी मैच्योरिटी भी देखनी चाहिए। यस, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, पर आप सिक्योरिटी फाइनेंशियल पे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। और अभी तक इन्होंने 25 को 50 नहीं करा है ऑफिशियली। अभी कुछ काफ़ी इसका हुआ है, प्रोटेस्ट हुए इसके ऊपर, इंडिविजुअली भी हुए, पब्लिक में भी हुए, इवन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये कहना शुरू कर दिया है। तो अब विचार हो रहा है मेरे ख्याल बेटरमेंट के लिए, गवर्नमेंट को ना कोई डिसीजन लगी। जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था, एज ए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते, एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करते, तो एकदम पुश कर दिया, उसका थोड़ा सा असर पड़ा है। सर, अब आपके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कब आपने ये सोचा कि मेरे को आर्मी में जाना चाहिए? कहाँ से कि जज्बा आया, कहाँ से कि मोटिवेशन आया? ये मैं आई थिंक 3rd और 4th स्टैंडर्ड में था। तो उस टाइम मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को पूछा था क्या करें, मैं कहा मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। देखिए, मैं उस जनरेशन से आया हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने आज़ादी से पहले के उन्होंने गुलामी देखी है, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल देखा है। वन, जब हम बहुत ही छोटे होते थे उस टाइम 62 की वॉर हुई, प्रभात फेरी चलती थी, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, हम भी चले होते थे, नारे लगा दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, एंड चाइना के खिलाफ बोलते थे। तो उस टाइम से मोटिवेशन और बढ़ता गया, क्योंकि मैं बचपन से ही चाहता था ये। और फिर वो जो मैंने 4th क्लास में बोला तो 62 के बाद की बात है। और फिर उसके बाद हमने 65 वॉर देखा, 71 वॉर देखा। हम देखते थे कि ब्लैकआउट्स होते थे, रात को सायरन बजते थे। तो एक किस्म से मोटिवेशन। दूसरा, मेरी फैमिली में हम 4 ब्रदर हैं, 3 ने आर्मी ज्वाइन की। अच्छा। तो एक ये फैमिली में भी था, मेरे कज़न्स ने भी ज्वाइन की, तो काफ़ी लोग थे। वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर था, वॉर्स मोटिवेशन फैक्टर था, इन्वायरमेंट मोटिवेशन फैक्टर था, सेक्रीफाइसेस लोगों के देखे थे, लोग जो वीर गाथाएँ बताते थे, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था। सर, आर्मी को छोड़ के आपकी और कौन सी हॉबीज़ हैं जो आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं? मैं यंग जनरेशन से इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं जैसे कि अभी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट, दैट इज़ माय हॉबी। और दूसरा ये, मैं जनरली अपने आप को वर्ल्ड अफेयर में अपडेट रखता हूँ। मैं हर रोज़ सवेरे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 आवर स्पेंड करता हूँ। मैं आजकल तो हर एक चीज़ मोबाइल पे है, मैं वर्ल्ड की बहुत न्यूज़ सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं मॉर्निंग में 1 आवर और इवनिंग में न्यूज़ पढ़ता हूँ, और ताकि मैं अपडेट हूँ। ये भी मेरी हॉबी है कि जनरल अवेयरनेस कह लीजिए, चाहे इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिनेरियो, नेशनल सिक्योरिटी सिनेरियो, उस पर अपडेट रहना मेरी एक हॉबी है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और मतलब जितने किस्से सुने, जितनी बातें सुनी हमने। हमेशा मैं वीडियो के एंड में कहता हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस से कि भैया इस वीडियो को ना सैल्यूट करो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।